प्यारे साथियों नमस्कार। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की, जिसे रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत या रूसो के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे। जो रूसो है वो 15वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विचारक है और इसने ही क्या है लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का भी क्या है जनक इसे माना जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ होता है कि ऐसी संप्रभुता किसमें है लोकप्रिय, यानी कि समस्त जनता में निवास करती हो, उसका जनक भी इसे माना जाता है। तो रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो उसने भी हॉब्स और लॉक की भांति पहले प्राकृतिक अवस्था, उसके पश्चात प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष, उसके पश्चात समझौता और समझौते के पश्चात क्या है सरकार की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते सिद्धांत को बताया है। और रूसो ने जो अपने प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं वो उनकी एक लेख है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, उसमें मिलता है। और एक उनका दूसरा लेख है डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें उनका जो असमानता का विचार है वो देखने को मिलता है। इन विभिन्न लेखों के और जो उनकी पुस्तक है सामाजिक संविदा या जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, उस इन 3 पुस्तकों को अध्ययन करने के पश्चात ही रूसो के समस्त विचारों का निष्कर्ष निकाला जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी कहा जाता है, जनरल विल का सिद्धांत। तो आज हम डायरेक्ट रूसो ने जो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है या सामाजिक समझौता कैसे हुआ है उस पर बात करेंगे। हॉब्स और लॉक के ही समान रूसो ने भी क्या है जो राज्य की उत्पत्ति है उसे सामाजिक संविदा के आधार पर माना है। किंतु लेकिन रूसो जो है जिस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उससे वो क्या है प्रजातंत्र या लोकतंत्र डेमोक्रेसी का क्या है अग्रदूत बन जाता है या उसका समर्थक बन जाता है। इसके पश्चात भी रूसो को जितना सम्मान लोकतंत्रवादी देते हैं उतना ही सम्मान अधिनायकवादी या फिर साम्यवादी सभी विचारक क्या हैं उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं। और उदारवादी भी इस प्रकार का सम्मान देते हुए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य की प्रकृति की या ह्यूमन नेचर की, मानव स्वभाव की। तो रूसो हॉब्स और लॉक के भांति मनुष्य का मानव प्रकृति को सबसे पहले बताता है। जहां हॉब्स ने मनुष्य को बुरा और सभी दुर्गुणों से उसमें व्याप्त बताए थे, लॉक ने मनुष्य को अच्छा और सभी सगुण उसके भीतर बताए थे। वहीं जो रूसो है वो मनुष्य को न अच्छा और न बुरा, यानी कि एक विशेष नाम देता है नोबल सेवेज। नोबल सेवेज का अगर आप अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है महान दैत्य। महान दैत्य का अर्थ हुआ महान, जो बहुत महान है पर है क्या दैत्य है। तो एक पैराडॉक्स हमको देखने को मिलता है, यानी कि द्वंद्व देखने को मिलता है कि वो एक तरफ रूसो के सिर्फ इसी नहीं कई विचारों में हमको ये देखने को पैराडॉक्स देखने को मिलता है, यानी कि द्वंद्ववाद देखने को मिलता है कि वो अपनी बातों को क्या है विपरीत अर्थी या विपरीत अर्थों में क्या है प्रयोग करते हैं। रूसो की जो पुस्तक है सामाजिक समझौता, उसमें रूसो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा है किंतु वह सर्वत्र क्या है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और इसका अर्थ यह है कि रूसो कहना चाहते हैं मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मनुष्य मानवीय अच्छाई में क्या है बाधक बनती है। यानी कि वो स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र क्या है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। राज्य के भीतर उसे रहना है और बिना समाज के क्या है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो समाज के भीतर रहते हुए
वो अपनी स्वतंत्रता का क्या है, स्वतंत्रता को खोता है, और इस कारण वो क्या है, सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, रूसो का यह कहना है। तो मानव स्वभाव के संदर्भ में आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि रूसो का कहना है मनुष्य अच्छा था, सुखी था, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रिय और एकांत प्रिय था, और स्वार्थ साधना की भावना के अलावा परोपकार और दया की भावना भी क्या है, उसमें होती थी। यानी कि वो अच्छा भी था और बुरा भी था। उसमें तेरे मेरे की भावना नहीं भी होती थी, और उसमें भविष्य के लिए क्या है, धन इकट्ठा करने की लालसा भी होती थी। उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित थी। उसे पाप पुण्य से कोई सरोकार नहीं होता था, और वो अपने में क्या है, सुखी होता था। यानी कि दुखी नहीं था, सुखी था। तो आप लगा सकते हैं कि मनुष्य क्या है, प्राकृतिक अवस्था में लगभग वो प्रकृति रूसो ने मनुष्य की बताई है जो आज भी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद प्राकृतिक अवस्था की बात करें, यानी कि नेचर ऑफ स्टेट की अगर बात करें, तो रूसो का मानना है कि मनुष्य, क्योंकि जो मनुष्य की प्रकृति है वह सुखी भी है और दयालु भी है, यानी कि उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों है। इस कारण जो व्यक्ति है वो आदर्श बर्बर, नोबल सैविज के या महान दैत्य के रूप में क्या है, उसका प्रयोग किया है। और यह जो आदर्श बर्बर है अपने आप में संतुष्ट था, न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न किसी का अहित करने की उसकी इच्छा होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का क्या है, जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्र थी, वहां समानता व्याप्त थी, वहां के जो लोग हैं उनका हृदय पवित्र था, और कपट की भावना लोगों के भीतर क्या है, नहीं थी। किंतु रूसो के अनुसार इस प्राकृतिक अवस्था में जो विवेक था वो क्या था, उसका मनुष्यों में अभाव था। और फिर अब बात आती है कि आखिर लोगों को नियंत्रित कौन करता था। तो रूसो के अनुसार प्रकृति के नियम से क्या है, मनुष्य अपने हित और अहित के कारण क्या है, नियंत्रित होते थे। अपने हित को देखते थे और दूसरों को कम से कम हानि हो इसका वो प्रयास करते थे। यानी कि दया का भाव भी क्या है, मनुष्यों के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था में था। और अगर निष्कर्ष रूप से कहें तो रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो सुखी थी, और वहाँ व्यक्तियों को क्या है, भय नहीं था, डर नहीं था। तो फिर बात आती है कि आखिर मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को छोड़ना क्यों चाहता है, समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसके लिए रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था शुरू में तो आदर्श थी, और उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं था, आपस में द्वेष नहीं था। किंतु धीरे धीरे क्या है, प्रॉपर्टी के कारण, संपत्ति के कारण, और संपत्ति में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण क्या है, लोगों में क्या है, द्वेष भाव आने लगा। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति कैसे होती है, रूसो के अनुसार जब किसी पहले व्यक्ति ने किसी जमीन के भूखंड को पर खड़ा होकर कहा कि यह भूखंड मेरा है, और बाकी लोगों ने भी मान लिया कि हाँ ये भूखंड भूखंड क्या है, आपका है। तो उस व्यक्ति को रूसो मानता है कि उस पहले व्यक्ति ने क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति की थी, और साथ में समाज की भी क्या है, उत्पत्ति की थी। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति हो गई तो लोग क्या है, अपनी इच्छाओं के कारण और अपनी आवश्यकताओं के कारण, दोनों कारण से, जिसमें इच्छाएं
अधिक थी और आवश्यकताएं कम। इस कारण अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या है धीरे धीरे और अधिक बढ़ाने लगे, और जिस कारण उनमें क्या है संघर्ष की अवस्था आ गई। तो यानी कि प्राकृतिक अवस्था के अंत तक आते आते उनमें क्या है संघर्ष की भावना आ गई। अब संघर्ष होने लगा तो इसलिए क्या है समझौते की आवश्यकता पड़ी। और रूसो के अनुसार पहला जो समझौता है वो अमीरों ने गरीबों के साथ किया, क्योंकि जब संपत्तिशाली लोग और संपत्ति विहीन लोग होंगे तो उसमें अमीरी गरीबी होगी। और इस कारण क्या है पहला समझौता होता है जिसे कि रूसो इल्लीगल समझौता कहते हैं। और यह क्या है अमीरों ने जबरदस्ती गरीबों के ऊपर थोपा था, क्योंकि गरीबों के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए वो क्या है इस समझौते को कर लेते हैं। किंतु यह समझौता क्या था इल्लीगल था। और अब रूसो अपने दूसरे समझौते की भी बात करते हैं, क्योंकि पहला समझौता इल्लीगल था, उससे क्या है जो गरीब व्यक्ति था उसका जो शोषण है वो तब भी कम नहीं हुआ, उसके जितने भी अधिकार हैं जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो उसे न मिल सकी। तो इसलिए रूसो मानते हैं कि वो इल्लीगल समझौता था, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और क्योंकि सारी चीजें व्याप्त रही तो लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए क्या है एक दूसरा समझौता किया, जो कि सामान्य इच्छा के आधार पर हुआ। अब सामान्य इच्छा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामान्य इच्छा को समझने से पूर्व हमें 3 प्रकार की इच्छाएं समझनी पड़ेगी। एक है निजी इच्छा, एक है सामूहिक इच्छा, और तीसरी है सामान्य इच्छा, जिसे कि जनरल विल कहा जाता है। निजी इच्छा को रूसो ने प्राइवेट विल और सामूहिक इच्छा को कोऑपरेटिव विल कहा है। तो निजी इच्छा यानी कि एक प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है। हो सकता है अगर कोई एक वस्तु है उसे 100 लोग चाह रहे हैं या 100 लोग विभिन्न प्रकार से चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है निजी इच्छाएं हैं, और वो निजी इच्छाएं क्या है सभी की क्या है पूर्ण नहीं की जा सकती। फिर सामूहिक इच्छा हो सकता है वो निजी व्यक्ति, आप उदाहरण ले लीजिए कि एक पेड़ है, कुछ समूह कोऑपरेटिव है उस पेड़ को काटना चाहते हैं, कुछ लोग किसान हैं वो उस पेड़ को बचाना चाहते हैं। और व्यक्तिगत रूप से देखें तो हो सकता है कुछ किसान काटने के समर्थक हों, कुछ किसान काटने के समर्थक ना हो। तो कोऑपरेटिव में भी हो सकता है कुछ कोऑपरेटिव काटने के समर्थक हों, कुछ ना हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या है निजी इच्छाएं सबसे पहले आप समझे। उसके बाद कोऑपरेटिव यानी कि समूह की इच्छा, समस्त किसानों की इच्छा, समस्त छात्रों की इच्छा, समस्त दुकानदारों की, व्यापारियों की इच्छा, तो वो एक सामूहिक रूप से उसे कोऑपरेटिव विल रूसो ने कहा है। और तीसरी इच्छा रूसो बताता है जनरल विल। जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा, यानी कि सभी लोगों की उस वस्तु के लिए या किसी चीज पर क्या इच्छा सभी लोग रखते हैं उसको उसने सामान्य इच्छा कहा है, या जो इच्छा क्या है सभी लोगों को स्वीकार हो या सबके हित में हो, ऐसी इच्छा को रूसो ने सामान्य इच्छा कहा है। और सभी व्यक्ति क्या है इस सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं, यानी कि आपस में बैठकर सब जिस पे सहमत हो जाए ऐसी सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं, और उस सामान्य इच्छा के आधार पर कानूनों का क्या है निर्माण कर देते हैं। और इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्ति के साथ क्या है सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित हो जाता है, तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को क्या है प्राप्त कर लेता है। कैसे? अब आप देखिए सामान्य इच्छा है, सभी की इच्छा है, तो उसके अनुसार जो कानून बनेगा वो क्या है प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार बना हुआ कानून है। तो उस सामान्य इच्छा को क्या है समस्त शक्ति दे दी जाती है, और उस सामान्य इच्छा को शक्ति देने के कारण प्रत्येक व्यक्ति क्या है अपने आप को ही शक्ति दे देता है, ऐसा रूसों का कहना है। और इस प्रकार
व्यक्ति ने क्या है सत्ता को किसी दूसरे को नहीं दिया बल्कि स्वयं को दिया। प्रत्येक व्यक्ति ने सामान्य इच्छा को दिया, किंतु सामान्य इच्छा में उसकी इच्छा और सबकी एक जैसी इच्छा सम्मिलित है, तो इसलिए उसने अपने आप अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं को क्या है पुनः अपने पास वापस ले लिया। तो जो समझौता हुआ उस समझौते के माध्यम से कानून का निर्माण हुआ है। और अब जो सरकार का निर्माण होगा वो सरकार कानूनों का निर्माण नहीं करेगी, वो सरकार सिर्फ उन कानूनों को लागू करेगी और उनके अंतर्गत न्याय व्यवस्था का कार्य करेगी रूसो के अनुसार। और इस प्रकार रूसो क्या है जो प्रतिनिधि प्रजातंत्र है उसका विरोध करता है और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका क्या है उसको ज्यादा उचित मानता है क्या है शासन व्यवस्था के लिए। और अगर हम ये देखें कि रूसो की संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो जो सामान्य इच्छा है उस सामान्य इच्छा में रूसो की क्या है संप्रभुता निवास करती है। और वो सामान्य इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निर्मित है, तो इसलिए सर्वमान्य संप्रभुता का सिद्धांत यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है संप्रभु है, ऐसा रूसो का मानना है। और अब क्योंकि कानून का निर्माण हो चुका है, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, संप्रभुता प्राप्त हो चुकी है सभी व्यक्तियों को, और इस कारण सरकार क्या है सामान्य इच्छा के विरुद्ध अगर शासन करती है तो जनता को क्या है ऐसी सरकार को हटाने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो समझौता हुआ है उसमें प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति क्या है समाज को सौंपता है। और समझौते के बाद जो समाज का निर्माण हुआ है उसके अविभाज्य अंग होने के नाते पुनः क्या है सामूहिक रूप से अपने स्वतंत्रता, अधिकार और शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सामाजिक समझौते के दो पक्षों के मध्य जो संपन्न हुआ, जो सामाजिक समझौता है वो दो पक्षों के मध्य संपन्न हुआ। प्रथम पक्ष व्यक्तिगत जीवन का और दूसरा पक्ष उसके क्या है सामूहिक जीवन का। यानी कि किसी दो अन्य पक्षों में एक ही व्यक्ति के भीतर एक उसके जो व्यक्तिगत जीवन है और दूसरा जो उसका सामूहिक जीवन है उसके मध्य ही क्या है ये समझौता हुआ। और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से जो कुछ गंवाता है व्यक्ति वह उसे सामूहिक रूप से क्या है पुनः प्राप्त कर लेता है। और रूसो के अनुसार मनुष्य अपने समस्त अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं वरन क्या है संपूर्ण समाज को सौंप रहा है और लाभ भी क्या है स्वयं अर्जित कर रहा है, क्योंकि वो अधिकार उसके ऊपर ही क्या है लागू होंगे। और जो सामाजिक समझौता हुआ है वो पूर्ण रूप से क्या है एकता की भावना पर आधारित है और इसमें सबका स्थान क्या है समान है, सबको बराबरी का हक क्या है इसमें प्राप्त है। क्योंकि रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को क्या है अर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में क्या है समर्पित नहीं होता है। और जो समझौता है उससे किसी सरकार की स्थापना नहीं होती है, इसलिए रूसो का जो सामाजिक समझौता को स्वीकार किया है वह रूसो ने क्या है सामाजिक समझौते को स्वीकार किया है, राजनीतिक समझौते को नहीं। यानी कि रूसो के सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई, समाज की उत्पत्ति हुई, किंतु सरकार की उत्पत्ति नहीं हुई। अब सरकार के संदर्भ में कैसे होगा, सरकार का निर्माण किया जाएगा क्योंकि कानून बन गया है, सोसाइटी बन गई है। अब उन कानूनों को क्रियान्वयन करने का काम करना है और उसके लिए सरकारों का क्या है निर्माण किया जाएगा। अब बात आती है कि जब समझौता हो गया तो उसके पश्चात राज्य का कौन सा स्वरूप हमारे सामने आया। तो रूसो के अनुसार
जब सारी अराजकताएं क्या है समझौते के कारण हट गई, असुरक्षा का माहौल समाप्त हो गया, तो क्या है राज्य की जो उत्पत्ति हुई वह सामान्य इच्छा के आधार पर हुई है, और सामान्य इच्छा से ही क्या है राज्य का शासन चलना है। और इस सामान्य समझौते से क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रताएं कम नहीं हुई, क्योंकि उसकी स्वतंत्रताएं अब कहाँ है, सामान्य इच्छा में निवास कर रही है, तो व्यक्ति क्या है अपनी स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग कर सकता है। तो क्या है राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग लोकतांत्रिक स्वरूप की उत्पत्ति हुई है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तंत्रीय समाज की क्या है उत्पत्ति रूसों के सामाजिक समझौता के आधार पर हुई है। अब एक प्रश्न आता है कि इतना अच्छा सिद्धांत होने के पश्चात भी क्या है कई विचारकों ने रूसों के जो जो ये सामाजिक समझौता का सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। क्यों आलोचना की है? पहला रीजन वो देते हैं अस्पष्ट एवं जटिल सिद्धांत। रूसों का सिद्धांत जो विरोधी विचारक हैं वो कहते हैं अस्पष्ट है और बहुत जटिल है, और साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझना क्या है कहीं ना कहीं उसके जो बुद्धि विवेक है उससे परे है। रूसों ने व्यक्ति को प्रजा और नागरिक दो रूप प्रदान किए हैं। राज्य की सत्ता के अधीन होने के कारण वह प्रजा और राज शक्ति का एक भाग होने के कारण वह नागरिक है। राज्य की सत्ता के अधीन होने के कारण वह प्रजा है, और राज शक्ति का एक भाग होने के कारण वो क्या है नागरिक है। और इस प्रकार रूसों की विचारधारा के अनुसार जब किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो उसे दंड की उसकी अपनी ही इच्छा से मिलता है। दंड भी क्या है उसकी अपनी इच्छा से मिलता है। ये बातें साधारण व्यक्ति की समझ से क्या है परे है। साथ ही बुद्धिमान व्यक्तियों को भी हास्यप्रद प्रतीत होती है कि दंड भी जैसे क्या है, अगर अब उदाहरण दिया जाए कि दंड दिया जाएगा तो किस आधार पर दिया जाएगा, व्यक्ति की इच्छा पर। और अपने आप को कोई व्यक्ति भारी दंडित कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, और इसलिए क्या है ये हास्यप्रद लगता है और अस्पष्ट लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी आलोचना की है राज सत्ता निरंकुश व स्वेच्छाचारी। तो जैसे सामान्य इच्छा को जब हम समस्त अधिकार सौंप देंगे और वो सामान्य इच्छा किसी सरकार को सौंपी जाएगी तो वो सरकार क्या है निरंकुश होने का उसका भय रहता है। कैसे? क्योंकि जिस सामान्य इच्छा को हमने अपने समस्त अधिकार सौंपे हैं वो सामान्य इच्छा क्या है सर्वशक्तिशाली बन गई है, और उससे निरंकुश शासन को वो क्या है जन्म दे सकती है। खैर यह आलोचना कहीं ना कहीं उचित नहीं लगती है, क्योंकि उस रूसों ने कहीं ना कहीं जो अगर शासन व्यवस्था निरंकुश होती है या व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती है तो उसे हटाने का अधिकार लोगों को दिया है। अंतिम जो विरोध आलोचना की जाती है वह यह की जाती है कि समझौता विरोधाभासी है। रूसों के अनुसार जो सामाजिक समझौता किया गया है व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य क्या है यह समझौता किया गया है, यानी कि व्यक्ति के एकल पक्ष और व्यक्ति के सामूहिक पक्ष के मध्य क्या है यह समझौता किया गया है। तो बात यह आती है कि जब समाज नहीं था तो व्यक्ति का सामाजिक पक्ष कहाँ से आ गया, और यह क्या है विरोधाभासी है, क्योंकि समाज की उत्पत्ति समझौते के बाद हो रही है। तो व्यक्ति का जब समाज ही नहीं था तो सामाजिक पक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया। और इस संदर्भ में वाहन का कथन है कि यदि हॉब्स के मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए, क्योंकि हॉब्स ने क्या है निरंकुश तानाशाह की उत्पत्ति की थी राज्य के सामाजिक समझौते के आधार पर, तो वैसे ही जो रूसो है वह भी क्या है जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दे रहा है वो सामान्य इच्छा भी क्या है निरंकुश है। इसलिए वाहन ने कथन दिया है कि यदि कि हॉब्स के मानव देव
यानी कि लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा बनेगी। अब बात आती है कि रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का हम अध्ययन क्यों करते हैं और वर्तमान में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों इसे पढ़ाया जाता है। तो इतनी सारी आलोचनाओं के होने के बाद कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का होगा, इसलिए ही क्या है उसका अध्ययन आज भी किया जाता है। तो एक तो रूसो ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की है, असमानता की बात की है, गवर्नमेंट के कार्य की बात की है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें क्या है, कहीं ना कहीं आज भी उतनी ही अधिक सही प्रतीत होती है जितनी कि रूसो ने अपने समय में कही है। इसलिए क्या है, हम रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत का आज भी क्या है अध्ययन करते हैं। और इसी कारण जो रूसो था उसके कारण फ्रांस की क्रांति क्या है बहुत अधिक प्रभावित हुई थी, और यहाँ तक कि अमेरिका की क्रांति को भी प्रज्वलित करने का काम रूसो के विचारों ने किया था। जनसंप्रभुता जो पॉपुलर सॉवरेनिटी बताई मैंने, इसके अलावा असमानता, सरकार के कार्य, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन सब बातों पर जो रूसो का अध्ययन है वो आज भी क्या है कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है, और आज के व्यक्ति को इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए रूसो का क्या है इम्पोर्टेंस आज भी है और उसे पढ़ाया जाता है। तो मेरा ख्याल है आपको रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो कंप्लीटली तौर पर समझ में आ गया होगा, और अगर मैं इसमें सफल हुआ हूँ तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।